कुमार सिंह जी का स्वागत करेंगे। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप जन सरोकार की भावनाओं को इनके सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा के कारण शासक वर्ग है। गटर सफाई में इतने कर्मचारी मारे जाते हैं इतने, और ठेके में उनको रखा जाता है। ठेके में कितना रुपया उनको मिलता है। जवान बच्चे वहाँ पर रखे जाते हैं, 2000-4000 में वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उनको उकसाया जा रहा है कि तुमको इस हाल में रखने वाले SC हैं, ये ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। तो हमारे सफाई कर्मचारियों को मैं कहना चाहती हूँ कि अपना जो मूल वो प्रमाण हैं उनको आप समझिए, उनको सोचिए कि तुम्हारी दुर्दशा का कारण कौन है। सुलभ शौचालय में दिन भर हमारे वो बैठे रहते हैं हमारे भाई, उनको शाम तक कितना मिलता है, उसके ठेकेदार भी कौन है, धोबियों के ठेकेदार कौन है। अब ये कहने में शर्म आ रही मुझे कि धोबी कह रही। सरकारी विभागों में सफाई कर्मचारी हैं, जो कपड़े धोने वाले हैं, उनके ठेकेदार कौन है और उनको कितना पैसा मिलता है, ये वो लोगों को सोचना चाहिए साथियों। जो SC/ST OBC का जो मानक है, जो उनके गिनतियाँ हैं उत्तराखंड में अगर हम लोग SC में आते हैं तो दूसरे राज्य में जाएंगे, वहाँ हमको OBC में रखा जाता है, तीसरे राज्य में SC में रख जाता है, चौथे राज्य में ST में रखा जाता है हमको। तो इससे हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो प्रभावित होते हैं। SC कहता है ये हमारे लिए नहीं है, OBC कहता है ये हमारे लिए नहीं है, ST कहता है वो हमारे लिए नहीं है। संगठित आंदोलन हम नहीं कर पाते हैं, इसी तरह हम संगठित नहीं कर पा रहे हैं। नई शब्दों की रचना हो रही है। अमृत योजना, अमृत हम लोगों को समुद्र मंथन में पीने नहीं दिया, हमारे महापुरुषों को मारा गया जो समुद्र मंथन हुआ। अमृत नीति आयोग, बाबा साहब ने योजना आयोग कहा था, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग, नीति उनकी अनीति है, अनीति आयोग कर दिया। और समरसता का अर्थ हम लोग बड़े खुश होते हैं, अब समरसता आ रही। लेकिन यहाँ पर हमारे शिक्षा विभाग के बड़े विद्वान हैं, जरा इस समरसता की परिभाषा वो अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। समरसता का मेरे हिसाब से ये है कि ये जो पुरानी व्यवस्था है वो बराबर बनी रहे, इससे हमको खुश कर रहे हैं। समरसता समानता में कितना अंतर है, लेकिन हम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर डॉक्टर लोग यहाँ पर हैं जिनको सारे प्राकृतिक संसाधनों से वंचित कर दिया था, वो जिनके पास सारी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके और हमारे जो बराबरी कर रहे हैं, समानता और समता, समान यह है कि स्वस्थ इंसान की और बीमार इंसान की एक खुराक नहीं हो सकती है। यह आरक्षण की व्यवस्था को इसमें हमको समझना चाहिए कि हमें आरक्षण इसलिए मिला है कि हम लोग सब से वंचित हैं, अपमानित हैं और भयातुर रहते हैं। हमारे साथ पूरे साल में कम से कम लाखों आदमी को मारा जा रहा है, लाखों आदमी को काटा जा रहा है, बरातें रोकी जा रही, पानी रोकी जा रहे, रास्ता रोके जा रहे, पढ़ाई रोकी जा रही। ये हमारी व्यवस्था है
और हमारे महापुरुषों ने जो वो किया है संघ। साथियों, हमारे मुख्य अतिथि का समय बहुत ही अमूल्य है। हम सब आपके और श्रोताओं के मध्य कोई बैरिकेड नहीं बनना चाहते हैं। मैं प्रतिनिधि सत्र के सभी सम्मानित अन्य वक्तागणों से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वे अपना वक्तव्य 5 से 7 मिनट के अंदर रखेंगे और विषय की गंभीरता के साथ विषय पर अपना वक्तव्य केंद्रित करेंगे। माननीय उमाशंकर जी। मैं पुनः इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय शंभू कुमार सिंह जी का एवं हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय चंद बहादुर जी, उप सचिव गृह विभाग सचिवालय देहरादून का हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। होता हूं ना, बहुत लोगों की नज़र रहती है तो उनको सबूत भी रखना पड़ता है। और आप बामसेफ के लोग हैं तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। हमें लगता है हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत है, और जो मेरी राय है आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, हम लोग उसी पर बात करेंगे। हमारे तमाम बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनको मैं नमन करता हूं। तथागत बुद्ध हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, संत गाडगे हो, संत श्रीमणि रविदास महाराज हो, तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी खपा दी हम लोगों के लिए। और आज़ादी के बाद जो तमाम लोग जो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सक्रिय हैं उन सबको नमन करते हुए आज एक खास बात है। मुझे नहीं पता कि यहाँ ओबीसी के कितने लोग होंगे, आज बीपी मंडल साहब की जयंती भी है तो इसलिए हम उनको भी याद करते हैं। आप सब जानते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हमारे पुरखे इस देश में राजा थे। सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं। मौर्य साम्राज्य हो, नाग वंश हो, पाल वंश हो, सब हम लोग के राजा थे और हम ही खत्तिये थे, हम ही किसान थे, हम ही क्षत्रिय थे, हमारी ही जमीन थी। और जब हम राजा थे तो हम सचमुच विश्वगुरु थे। बुद्ध को विश्वगुरु कहा जाता है। उस समय भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटियां थी, जैसे आज यूरोप में कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है। तब भारत सिविलाइजेशन का प्रतीक था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति सभ्यताएं हैं, तो हम सिविलाइज लोग थे। हमारे मकान उस समय आज से 2500 साल पहले 10-10 मंजिलों की मकान थी। हमें पानी का पता था, स्नान घर का पता था, हम हाथी पालते थे। कार तो नहीं बना था, लेकिन हाथी, घोड़ा, ये सब यातायात के साधन थे। कहने का मतलब है कि भारत, जब बौद्ध में भारत था, जब सम्राट अशोक का भारत था, जब हमारे पुरखे राजा थे, तो हम सिविलाइज्ड लोग थे, ज्ञानी लोग थे। और सबसे बड़ी बात, हम करुणा वाले लोग थे, जिनके अंदर दया थी। जिस सिकंदर ने हमारे देश पर हमला करने की कोशिश की, सम्राट अशोक ने वहां दवाइयां भिजवाई थी। तो हम ऐसे करुणामयी थे, विश्वगुरु थे। बीच में एक दौर आया जब विदेशियों ने आक्रमण किया और हमें जातियों में बांट दिया और 4 कुव्यवस्थाएं पैदा की गई। देश को वर्ण व्यवस्था में बांट दिया गया और मनुस्मृति लागू किया गया। और उसके बाद कहा गया कि फलाना लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और फलाना लोग सेवा करेंगे। और इस देश के जो मूल निवासी थे, हर दुनिया के हर देश में वहां का एक मूल निवासी होता है। जो हम इस देश के मूल निवासी थे, उनको शूद्र और अतिशूद्र और अछूत बना के, और इतना ही नहीं, हजारों जातियों में बांट दिया गया और हम बट गए। समय गुजरा, हमारा भी समय आया,
और बाबा साहब अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला। उन्होंने क्या किया, जितने जिनको शूद्र, अति शूद्र, अछूत बनाया गया, उन सब को उन्होंने SC ST OBC कहा। और किसान जातियां थी उनके बारे में भी, जो OBC की जातियां थी, SC ST और OBC के शरीर पर बढ़िया कपड़ा, पैर में बढ़िया जूता, अब बढ़िया घर भी बन रहा है। और सोचिए 1000 साल के शोषण को 75 साल में हम लोग पाटने में कामयाब रहे हैं। और अगर इसी ईमानदारी से जैसे बाम सेफ काम कर रहा है, तमाम बहुजन आंदोलनकारी काम कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से करते रहे तो ज्यादा नहीं 10 साल और, उसके बाद मान्यवर साहब का सपना पूरा होगा। मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूं। अगर हम खेत जोतेंगे, पेड़ लगाएंगे, अगर हम दिल्ली में ट्रेन में बैठेंगे तो हल्द्वानी पहुंचेंगे, अगर हम लोग आंदोलन चलाएंगे, अगर हम लोग समाज को जोड़ेंगे और अपना समय देंगे तो हमारा, हम लोग किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। जो लोग भी आंदोलन चला रहे हैं या मैं जो कर रहा हूं, ये कोई एहसान नहीं है। ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारी नस्लों के लिए कर रहे हैं। पहली पीढ़ी जेल मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज देखिए लालू यादव का बेटा राज कर रहा है। आज देखिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, उसके पिता जेल गए, उसके दादा की हत्या हुई थी। अखिलेश यादव राज कर रहे हैं, मायावती जी का भतीजा राजनीति में है। तो ये जो हम लोग आंदोलन में आ रहे हैं, ये मत समझिए कि ये टाइम खराब कर रहे हैं, इससे क्या होगा। या आप अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने कहा था ना कि आरक्षण से लेंगे SPDM और वोट से लेंगे CM PM, और वो समय आ रहा है। लेकिन बीच बीच में जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, वो अपना दिमाग लगाते रहते हैं। और चूंकि हम लोग 1000 साल तक जातियों में बटे रहे, आज भी बटे हुए हैं, तो इसी का वो फायदा उठा रहा है और फिर से जाति में बांटने की कोशिश हो रही है। मैं आप लोगों से ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट, या जो आरक्षण से नहीं, ऐसे भी पढ़े लिखे हैं, एक देश के नाते, एक राष्ट्र के नाते हम लोग राष्ट्रवादी हैं, इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। हमारे पुरखों का देश है, बाप दादाओं का देश। बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया पढ़ाई और बराबर का सम्मान और मौका नहीं मिलेगा, तब तक ये देश आगे नहीं जाएगा। आप लिख लीजिए, एक घर में जब सब कमाता है तो वो घर ज्यादा तरक्की करता है। जब एक कमाता है और बाकी बैठ के खाता है तो देश, वो परिवार तरक्की नहीं करता है। इस देश के जो जातिवादी और मनुवादी लोग हैं, वो चाहते हैं कि 90 रोटी हमारी थाली में रहे और हम 10 लोग मजा करें, और 90 लोग 10 रोटी में गुजारा करें। आप जानते हैं, बहुत लोग, मैं मीडिया में हूं, तमाम सवाल पूछते हैं SC ST OBC से कि आपके साथ जातिवाद हुआ है। किससे पूछते हैं? जो सफाई करता है, जो चमड़े का काम करता है, लोहे का काम करता है, जिनको स्कूल कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। अरे उसके साथ कैसे जातिवाद होगा भाई? वो तो अपनी जाति वाला काम कर रहा है जो तुमने बनाया था। जातिवाद तब होता है जब आप SPDM बनते हैं, कलेक्टर CM बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, और जब अपने जाति वाला काम छोड़ के और जो उसके लिए काम बना हुआ था, जिसमें नाम है, पैसा है, शोहरत है, सम्मान है, तब आपके साथ जातिवाद होना शुरू होता है। अब गांव वाला जातिवाद भूल जाइए। गांव में क्या होता था? यू अंडरस्टैंड? गॉट, बकरी, हमारी बकरी उनके खेत में चली गई, हमारा मवेशी चला गया, हमने उनके पेड़ से फल तोड़ लिया तो मारते थे। आज भी बेवकूफ लोग हैं, मूछ रखने पर लड़ाई करते हैं। ये गांव का जातिवाद है, इससे हमारा बहुत नुकसान नहीं है। ऐसे लोग जेल जा रहे हैं। और हमारे यहां तो, मैं तो बिहार से हूं, हमारे यहां तो जो गांव वाला जातिवाद करता है ना, उसके कान के नीचे थप्पड़ पड़ता है, उसी समय करारा जवाब। अब जो हमारी नस्लों को खतरा है, वो मीडिया में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम से जज बैठे हुए हैं, हमारे बच्चों को जज नहीं बनने दिया जा रहा है।
प्रोफेसर नहीं बनने दिया जा रहा है, डॉक्टर नहीं बनने दिया जा रहा है, इंजीनियर नहीं बनने दिया जा रहा है, खिलाड़ी नहीं बनने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए नहीं था। वहां पैसा है, मान है, सम्मान है, शोहरत है, रुतबा है। तो अब जो जातिवाद है वो शहरों में आ गया है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जब तक आप गरीब बने रहेंगे आपको कहेंगे बहुत अच्छा। आप कहिए अ से अनार तो बहुत अच्छा, और कहिएगा अ से अधिकार तो उनके सीने पर सांप लौटने लगता है कि अरे ये क्या बोल रहा है। आप चपरासी बन जाइए, सब्जी बेचिए, ड्राइवर बनिए, उनके घर में खाना बनाइए तो आपको कहेंगे बहुत अच्छा आदमी है, हम तो इसके साथ खाना खाते हैं, हम कहां जातिवाद कर रहे हैं। अरे बेईमानो, हम समझ गए हैं, तुम जातिवाद तब करोगे जब हम एसपी, डीएम, कलेक्टर और तुमको ड्राइवर बनने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों, ये लड़ाई अब शहरों में आ गई है और ये लड़ाई हम पढ़े लिखे लोगों को लड़ना पड़ेगा। जो कलेक्टर बन गया है, एसपी बन गया है, डीएम बन गया है, मेरे जैसा पत्रकार बन गया है, आप किसी भी सरकारी नौकरी में हो, किसी भी बिजनेस में हो, आप किसी भी खेल में हो, अगर आपके अपने बच्चों को बचाना है तो अब आपको जातिवाद के खिलाफ लड़ना होगा। और जो पावर सेंटर्स है, जहां पैसा है, जहां पावर है, मान सम्मान है, वहां पर जातिवाद है, गांव में जातिवाद नहीं है, उसके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। और नहीं लड़िएगा तो ये लोग जो 75 साल में बाबा साहेब के आशीर्वाद से और उनके संघर्षों से हम लोग प्राप्त किए हैं, और आज जो हमारे शरीर पर कपड़ा है, इस हॉल में बैठे हुए हैं, फिर से छीन लेगा ये लोग। इसी का चाल चला जा रहा है। तो हमारी लड़ाई पावर में आने की है, सत्ता में आने की है, ताकि हमारे नस्लों को उसका अधिकार मिले। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक, एक खिलाड़ी, एक पत्रकार, जब तक आप नहीं बनिएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनिएगा, आपके खिलाफ फैसला आता रहेगा। आज के डेट में जातिवाद का दो गढ़ है। अड्डा समझते हैं? अड्डा, गढ़, अभेद किला। मीडिया एक ही जाति का आदमी भरा हुआ है, और दूसरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। खूब लोग लिखिए और पढ़िए। और मैं एक बात बता रहा हूं, इस लड़ाई को लड़ने में हमारे पास सबसे बड़ा हथियार मिल गया है। आप सोचिए, आप हल्द्वानी के और उत्तराखंड के और देश भर के होंगे, मैं बिहार के गांव में पैदा हुआ, अगर ये मोबाइल और सोशल मीडिया न होता तो आप मुझे नहीं जानते। आप जानते हैं, हमें जातिवाद में उलझा गया मीडिया के दम पर। हमारे महापुरुषों की जन्मदिन नहीं दिखाया जाता है, हमारे संघर्षों को नहीं बताया जाता है, हमारी मार पिटाई को दिखाया जाता है। और अगर ये मोबाइल ना होता तो हम एकजुट न होते। रोज रोहित वेमुला की तरह हत्याएं होती थी, रोज हाथरस की तरफ गैंग रेप होता था, हमारे नेता एकजुट नहीं होते थे। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये लड़ाई बंदूक की नहीं है, गोली की नहीं है, गाली गलौज की भी नहीं है। ये लड़ाई सोशल मीडिया पर, आप एक्स पर हो, फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, अपने अधिकार और संविधान की बात 4 लाइन लिखने में कितना समय लगता है। सरकार की चूल्हे हिल रही है। अगर बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, हम पहले किताब लिखते थे, हमारे लोग के पास पैसा नहीं था, नहीं पढ़ पाते थे, आज सबके पास मोबाइल है। 50% SC ST OBC लोग पढ़ लिख गया है। अगर हम पढ़े लिखे लोगों ने, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, चपरासी हो या क्लर्क हो, दिमाग को डर से निकालिए और अपने संवैधानिक दायरे में रहकर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से लिखना पढ़ना शुरू कीजिए। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि आज हम एकजुट हैं। और आज कोई उत्तराखंड में किसी SC समाज को बायकॉट करता है तो पूरे देश में खबर बनती है और उनको माफी मांगना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी बात है जो मोटा मोटी मैं कहना चाहता हूं। और ये लड़ाई हम किसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं,
किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे बाप दादा के साथ जो हुआ, हम जो भोग रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं भोगे, और वो समानता, स्वतंत्रता और सम्मान की जिंदगी जिए। और बाबा साहेब ने कहा है, जिंदगी लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए। जिंदगी इज्जत की हो तो वो शानदार होती है, जलालत से तो मौत बेहतर होता है। इसलिए हम संविधान के दायरे में रहकर, हमारी संख्या अब इतनी हो गई है, हम एकजुट हो गए हैं, और मोबाइल हमारे पास है, सोशल मीडिया हमारे पास है, और जब हम बोलेंगे संवैधानिक तरीके से तो 100 में 90 वोट हमारा न है। हमारे खिलाफ जाके कोई सरकार ही नहीं बनेगी। लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी भी है, जो हमारे भाई पीछे छूट रहे हैं, यकीन मानिए, अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, बिजनेसमैन हो गए, कुछ पैसा कमा लिया, घर बना लिया और आप बच जाएंगे, तो आप नहीं बचेंगे। आपको अपनी संख्या बढ़ानी होगी। संख्या बढ़ाना मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ानी होगी, और जो हमारे समाज का आदमी पीछे छूट रहा है, जो लाचारी और बेबसी में मजबूर है, उसके बच्चे को हाथ थामना पड़ेगा और पे बैक टू सोसाइटी करनी पड़ेगी। और जब तक हमारे समाज में 100% लोग शिक्षित नहीं हो जाते हैं, तब तक ये आंदोलन चलता रहना चाहिए, और हमारी जिम्मेदारी है। और सुन लीजिए, क्या कीजिएगा धन संपत्ति, मरना सबको है। बुद्ध ने कहा है, सबसे बड़ा धन है आपका स्वास्थ्य। हम लोग मेहनत कश लोग हैं, स्वास्थ्य अच्छा है। सम्मान की लड़ाई है, ये बराबरी की लड़ाई है, और देश को आगे ले जाने की लड़ाई है। इसलिए हम अपनी कमाई का, बाबा साहब ने जो कहा है, उतना हिस्सा भी समाज के लोगों के लिए काम करेंगे, तो इससे बड़ी मानवता और कुछ नहीं हो सकती है, और आप दुनिया में अमर हो जाएंगे। हम कहते हैं ना, आप अपना किडनी दान कीजिए, आंख दान कीजिए, ऑर्गन दान कीजिए, आपका आंख से कोई दूसरा देखेगा मरने के बाद। अगर हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, जो हमारा आदमी पीछे छूट रहा है, उस पर करेंगे, कल वो जब कुछ बन जाएगा तो वो एहसान नहीं भूलेगा। अरे भूलने के लिए तो अपना बेटा भी भूल जाता है, तो क्या उसको मार देते हैं? तो हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, और ये सिर्फ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं इसको जी रहा हूं। और डर बिल्कुल दिमाग से निकालिए। और ये लड़ाई, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो आज भी लाचार बेबस है, वो नहीं लड़ सकता है। जातिवाद का मकरजाल जो है वो तब समझ में आता है जब आप बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं। हम लोग भी हायर एजुकेशन में नहीं आते, पत्रकारिता में नहीं जाते, टेलीविजन में नौकरी नहीं करते, तो जातिवाद नहीं समझ में आता। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो मंच पर बैठे हुए हैं आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे महापुरुष थे जो पढ़े लिखे, तब जातिवाद समझ पाए। ये बहुत महीन जाल बुना हुआ है, इसको समझने का एक ही रास्ता है, पढ़ाई लिखाई। और जो हम लोग समझ बूझ गए हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि 1 घंटा समाज के लिए और कुछ अपनी कमाई का हिस्सा समाज के लिए दे, ताकि हम जिस दिन 100%, 90%, 60%, 70% लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, और अन्याय करने से पहले सोचेगा। आज हम लोग नौकरी कर लेते हैं, आरक्षण है, रिजर्वेशन है, मेरिट है, मौका मिल रहा है, एक भी SC ST OBC और अब तो किसान जाति के लोग सम्मान से नौकरी नहीं कर पाते हैं साहब। रोज उनके साथ प्रॉब्लम होती है। आप जज बन जाइए, जस्टिस कर्नन की तरह जेल में डाल दिए जाएंगे। आप SPDM बन जाइए, आपका CR खराब होता है। क्यों? क्योंकि हम समाज के तौर पे एकजुट नहीं हैं। हमें समाज के तौर पे एकजुट होना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी हम लोगों की है, पढ़े लिखे लोगों की है, और हम सबको बोलना पड़ेगा। और ये इस देश के लिए, इस समाज के लिए और मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम लोग इसीलिए पूरी दुनिया में सम्मान के हकदार होंगे कि हमने शोषित वंचित समाज में होते हुए उनका हाथ थामा है। दुनिया में कोई अमर होने नहीं आया है।
कोई धन संपत्ति लेके नहीं जाएगा। आप सोचिए, भगवान बुद्ध अगर वो राजा बनते तो उनके राज के लोग जानता, वो भी अच्छा बुरा कहता कि राजा खराब था या अच्छा था। उन्होंने करुणा का मार्ग अपनाया, मानवता का मार्ग अपनाया, तो आज पूरी दुनिया जानती है। राजा बनते तो कितना लोग जानता। बाबा साहेब नौकरी कर सकते थे, कितना लोग जानते। फूले साहब, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, मान्यवर कांसी राम साहब। अगर महान बनना है तो नए रास्ते पर चलना होगा। और दो काम आप लोग कीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, किसी कीमत पर संकोच मत कीजिए। हम लोगों को सब काम आता है। सड़कें हम बनाते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं, खेत हम जोते, सारा मेहनत का काम हम लोग करते हैं। बस हम लोग को जबान चलाना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, और बोलने से पहले हिचकिचाते हैं, डरते हैं। अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलिए, हिचकिचाइए मत, अपना जीभ लंबा कीजिए, उस दिन आप इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे। शब्दों में शक्ति है, शब्द से आप इस देश को जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री क्या करता है? हल चलाता है, हैं? भाषण न देता है जी, जवान न चलाता है। तो हम लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संविधान में जो अधिकार है और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी है, अपनी बात करनी है। और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक लड़ाई बगैर जीते, सामाजिक लड़ाई के बगैर हम राजनीतिक, मैं बाम सेफ के मंचों पर इसलिए आता हूं कि एकदम मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए, बिना सामाजिक बदलाव के राजनीतिक बदलाव नहीं होगा, और बिना राजनीतिक बदलाव के आप अमीर नहीं हो सकते हैं। जिसकी सत्ता होगी वही ठेकेदार बनेगा, वही डॉक्टर बनेगा, वही इंजीनियर बनेगा, और सत्ता उसी के हाथ में होगी जहां इस तरह के कार्यक्रम होंगे सामाजिक बदलाव का। तो सामाजिक बदलाव, राजनीतिक अधिकार, और तब संपत्ति का अधिकार मिलेगा। तो बाम सेफ के तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो शहर में लोग आए हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आधा घंटा 1 घंटा रील मत देखिए, काम की चीजें देखिए, लिखना शुरू कीजिए और उस पर बोलना शुरू कीजिए। रील्स बनाइए, पैसा कमाइए, वो भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमें अपने बच्चों को मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, सिनेमा में, स्पोर्ट्स में भेजना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करता हूं, बोलने का काम करता हूं। हमारे बाप दादा भी मेहनत करते थे, उनके बाप दादा भी मेहनत करते थे, कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात करनी है। और जिस दिन हम लोगों ने बोलना सीख लिया अपने अधिकार के लिए, राजनीति के लिए, बिजनेस के लिए, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हम जो चाहें कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें अंतिम अस्त्र दिया है ना, वोट का अधिकार और संविधान। मुझे नहीं पता, अगर कोलिजियम से जज बनते रहें तो किसी दिन कहेगा कि वोट का अधिकार भी छीन लेना चाहिए। छीनता ही है, पहले वोट नहीं गिराने देते थे। तो आप लोग सजग लोग हैं, इस हॉल में जितने लोग हैं सजग लोग हैं। बहुत लोग आपको निगेटिव बात कहेंगे, समाज नहीं जग रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ये गलत बात है। जब तक हम, कोई आदमी पेड़ लगाता है तो जरूरी नहीं कि आप ही फल खाइए। आपके दादा ने लगाया था तो आप खा रहे हैं, आप लगाएंगे तो आपका पोता खाएगा। ये आंदोलन चलाते रहिए, आपके बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। यही बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। सब लोगों को जय भीम, जय भारत, जय बाम सेफ, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी। और आप लोग चाहें तो हमारा रोज का भाषण सुन सकते हैं। नेशनल दस्तक यूट्यूब पर चैनल है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और वो हम आप ही के लिए, आपके अधिकारों के लिए बोलते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक के 10 लाख मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आपसे आग्रह है कि आप नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करेंगे। मैं 1-2 नारे लगाऊंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे। जो संविधान की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा,
जय भीम का नारा है, जय भीम का नारा है। आपको बोलना है 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित हैं। धन धरती राजपाट पर, 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर। BS4 BS4 मैं शिल्पकार सभा नैनीताल के पूर्व अध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र को आमंत्रित करता हूं कि वह अपने संबोधन यहां पर प्रस्तुत करेंगे। आसीन जी आर टमटा जी और समस्त मंचासीन इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, बामसेब की ये मुहिम BS4 के माध्यम से जो देश में एक जागृति का काम कर रही है वो बहुत सराहनीय कार्य है, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर ये कार्यक्रम BS4 का कार्यक्रम अगर लागू नहीं किया गया होता, पूरे देश में अगर देश में इसको अगर नहीं चलाया गया होता तो शायद 2024 में वो स्थिति नहीं होती जो आज देखने को हमको मिल रही है। साथियों, आप लोग कई समय से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो आप लोगों का प्रयास है वो बहुत सराहनीय प्रयास है और ये कार्यक्रम जन जन तक पहुँचे ऐसी हमारी अभिलाषा है। उसमें जो भी हमारा जो सहयोग होगा हम अपने आपको सहयोग करने का प्रयास करेंगे। मैं शिल्पकार सभा के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बामसेब के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, इसमें यदि शिल्पकार सभा की कहीं भी आवश्यकता महसूस होती है तो हम आप लोगों के हमेशा साथ रहेंगे। कंधे से कंधे में मिलाकर हम आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। साथियों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इस देश के भीतर एक मुहिम चलाई जा रही है और एक परीक्षण किया जा रहा है। जैसे आपने देखा था कि एट्रोसिटी एक्ट को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया, उसके बाद अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक वर्डिक्ट आया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि क्रीमी लेयर लागू किया जाए और अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमको ऐसे जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग कम से कम एकत्रित होने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 21 अगस्त को जो भारत बंद का जो प्रयास किया गया था वो इसी का परिणाम था कि कम से कम हम जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, हम जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, हम सब एक मंच पर आने का प्रयास हम लोगों ने किया और जो एट्रोसिटी एक्ट को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया, जो आंदोलन देश भर के भीतर किया गया, तो उसको वापस लिया गया और उस पर क्या कहते हैं, हम लोगों की एक परीक्षा ली गई कि ये समाज कितना एकजुट है। तो हमने दिखाया कि हम सब लोग एकजुट हैं। तो एक प्रयास ये किया जा रहा है कि जैसे पदोन्नति में आरक्षण का बिल हमारे ही सांसद के माध्यम से फाड़ दिया गया था और वो संसद में बिल पास नहीं हो पाया था। इसी प्रकार से जो आरक्षण पर वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की बात जो कही गई है, वो भी एक हमारे ही आदमी जो OP शुक्ला के नाम से एक रिट जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और उनके माध्यम से जो है आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण करने का जो प्रयास किया गया है वो बहुत निंदनीय है। हम लोगों को इसके विरुद्ध में जो भी विधिवत कार्रवाई होती है उसको हम लोग को करना चाहिए और हमें एक मैसेज देना चाहिए कि हम जितने भारतवर्ष के जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, हम सब एक हैं और एक मंच के माध्यम से एक आवाज़ हम एक जानी चाहिए। सरकार के कानून तक वो आवाज़ जानी चाहिए कि भारत का जो भी वंचित वर्ग के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, वो सब एक हैं और एक मंच पे हैं। यदि हम एक रहेंगे, जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्ष करिए, तो मुझे ऐसा लगता है
कि शिक्षा का कहीं ना कहीं स्तर हमारे समाज में बढ़ा है, संगठन भी हमारे समाज के काफ़ी हैं, तो आज ज़रूरत है हमें संघर्ष करने की। और अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम संगठित होकर अगर सरकार जो हमारे खिलाफ जो बातें हो रही हैं उनका अगर मुंह तोड़ हम जवाब नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि फिर हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अब वो समय आ गया है कि हमने संगठित होकर संघर्ष करने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में मैं माननीय सुंदरलाल जी, जिला प्रभारी मूल निवासी संघ नैनीताल को आमंत्रित करता हूं कि अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। सम्मानित हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं। और हमारे शिक्षा विभाग के सम्मानित रघुनंदन आर्य जी का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। और सभी जितने भी मंचासीन और सभागार में बैठे हैं उन सभी को जय भीम, जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर संविधान है तो हम जिंदा हैं, संविधान नहीं है तो हम मरे के समान हैं। जो आज आपको कुर्सी मिली है, जो आपको अधिकार मिले हैं, जो आप आज राजा की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो सब संविधान की देन है, न कि आपका अपना पढ़ा लिखा। जो आप पढ़ लिख के, कई लोग कहते होंगे कि मैंने मेहनत की है, मैं पढ़ लिख के इतना बड़ा बना, IAS अधिकारी बना। नहीं, वो संविधान के बदौलत बने हैं। संविधान ने अगर उनको अधिकार दिए तब वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो अधिकार संविधान का मिला है। संविधान से आप यहाँ पर बैठे हैं, नहीं तो आप कहीं पर नहीं बैठ सकते हैं। साथियों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें संगठित होने की ज़रूरत है। हम संगठित नहीं हैं। मैं इस दमवा ढूंगा में मेरे ख्याल से हमारे 75-80% लोग हैं जो कहने पर भी नहीं आ पाते हैं। खैर, वो नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनको मेरा एक संदेश ज़रूर है। आप करोड़पति ज़रूर हैं, मैं पहले से भी ये बात कहता था, करोड़पति हों, लखपति हों, अरबपति हों, जिस दिन संविधान नहीं रहेगा कटोरा आपके हाथ में आ जाएगा, लिख के ले लीजिए। कटु शब्द कटु है, सत्य है। संविधान है, हम जिंदा हैं। कोई ये न समझे मैंने पढ़ लिख लिया, मैं IAS PCS बन गया। नहीं, आपका बिल्कुल भी कुछ भी वो नहीं है। संविधान है, इसलिए आप हैं। जय भीम, जय भारत, जय भीम। मैं माननीय इंजीनियर विनोद कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूं, उपाध्यक्ष जिला कार्यकारिणी बामसेफ नैनीताल। समस्त पदाधिकारियों और इस प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभाव, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आपने हमारे मुख्य अतिथि जी को सुन लिया है और तमाम हमारे बीच में वक्ता हैं। मैं सर्वप्रथम आज के इस भव्य कार्यक्रम की सफलता के लिए जो ये मैसेज हम सबको मिला है, हमारे बीच में हमारे लगभग इंटरनेशनल नेशनल लेवल के वक्ता बैठे हैं, तो जो मैसेज हमको मिला, ये मैसेज शायद पूरे दुनिया में उनके माध्यम से चला गया, तो हम लोग धनी हैं। और मैं आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से एक बार उनका पुनः स्वागत करता हूँ। जो ऊर्जा उन्होंने आप में फूकी है, तो उनका स्वागत करता हूँ। साथियों, जो अभी जो रिलेवेंट जो टॉपिक था, उसी में मैं 2-3 बातें हमारी रह गई हैं, क्योंकि मैं जस्ट अभी देख रहा था कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं पेंडिंग हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो माननीय विधायक या जनप्रतिनिधि हैं वो मौन हैं, क्योंकि हमारे स्टेट में इंदु कुमार पार्टी के बाद एक स्टडी हुआ था, इरशाद हुसैन साहब ने जो अपना रिपोर्ट सरकार में सौंपी थी, वो अभी तक पेंडिंग है। इट मीन्स जो डेटा हैं, इंदु कुमार पांडे साहब का जो डेटा था वो सब हमारे फेवर में था।
आपने जो डेटा दिया था कि उत्तराखंड में यहाँ के शेड्यूल कास्ट के पास ज़मीन का शेयर बहुत कम है, 3-4% उनका लैंड होल्डिंग है, और उनका नौकरियों में जो उपस्थिति है वो 10 या 12% है। वो 2010-12 का डेटा है। उसके बाद जब 3 लोगों का जो कमेटी था, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम इसका पुनर्मूल्यांकन करेंगे, हम इरशाद हुसैन जो जज साहब हैं वो ही इसका मूल्यांकन करेंगे। वो उन्होंने अपना करीब 2-2.5 करोड़ रुपया खर्च करके उत्तराखंड सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपा था, लेकिन वो आज तक पेंडिंग है। हमारे कई साथी उस लगातार कोर्ट के माध्यम से तमाम प्रयास करते हैं कि भाई अपना सरकार अपनी मंशा को स्पष्ट करे कि हमारी जो पोजीशन है वो उत्तराखंड में क्या होनी चाहिए, हमारा पॉपुलेशन क्या होना चाहिए। इससे पहले पूर्व वक्ताओं की बात से ही मैं संबंध रखते हुए आपने ये कहा या हम ये सुनते हैं कि उत्तराखंड में जो तमाम जो सब क्लासिफिकेशन की जो बातें यहाँ पर होंगी, मेरा अपना मानना है कि जो ये जातियाँ हैं ये हमारे पेशे हैं। शेड्यूल कास्ट का अपना कोई अलग अलग जाति के रूप में देखने की ज़रूरत नहीं है। वो उनको डिफरेंट पैसे दे दे, किसी ने कोई मिस्त्री बन गया, कोई लोहार बन गया, कोई टमटा बन गया, ठीक है। जिसने एजुकेशन लिया वो आगे बढ़ा, जिसने किसी कारण जिसने सर हमारा ये भी देखना रहा कि जिसने अपने पारंपरिक व्यवसाय में तब्दीली लाई, उनको मॉडिफाई किया, उनकी स्थिति अन्यों की स्थिति से बेहतर है। मैं जैसे सर ने बताया कि जो चमोली का जो प्रकरण है जो यहाँ पर है कि भाई वो उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो उनका जो पारंपरिक पेशा है या जो दास का जो पेशा, जो गाज बजाने का जो काम वो करते हैं, तो सवाल क्या है कि क्या मजबूरी क्या है आपकी, उस पेशे से जुड़ाव क्यों है जहाँ पर आपको सम्मान नहीं है। तो उस पेशे को त्यागें, आप एजुकेशन लें, तभी तो तब्दीली आएगी। जब आपके बच्चे लिखेंगे पढ़ेंगे तभी तो वो लड़ाई के अधिकारों की बात करेंगे, तभी मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे। अब आपने कहा नहीं मेरे बाप दादा ढोल बजाते तो मैं भी ढोल बजाऊंगा, ये बात आज की डेट में रिलेवेंट नहीं है। मेरा अपना मानना है कि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं या अन्य वर्गों की जब बात करते हैं, यदि आप यहाँ पर वाल्मीकि भाई कोई बैठे हैं तो उनकी हम बात करते हैं, तो वो भी तो प्रण लें। मैं अपने बेटे को या अपने जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, मैं उसको ये कसम तो दिलाऊं, उसके हाथ में कलम तो दिलाऊं। उसको झाड़ू दिलाने के लिए मैं क्यों लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं क्यों गटर साफ करूँगा, मैं क्यों स्कूल नहीं जाऊँगा। ये लड़ाई ये हम सब का, जहाँ पर आज का जो टॉपिक था, जो अभिसरण करने की जो बामसेब का जो ये था, जो कम्युनिकेशन हमारे बीच में होना चाहिए, जो आदान प्रदान होना चाहिए, वो उस ओर हम कितना अग्रसर है। सर ने बताया कि हम लोग उनके बीच में हमारा जो कम्युनिकेशन होगा, जो हमारा आवत जावत होगी, उनके बीच में उठना बैठना होगा, तो हमको हमारे ऑफिसों में उनकी क्या स्थिति है, तो उनके बच्चों में कम से कम उनको बुलाएं, और कम से कम जो बच्चे जिनके माँ बाप आज झाड़ू लगा रहे हैं वो ये कसम खा लें कि मेरा बेटा झाड़ू नहीं लगाएगा। तब जाके इनके होश खुलेंगे, तब जाके इनको लगेगा कि ये समाज की हमारी वास्तविकता, हमारी ताकत क्या है। लेकिन हम लोग अपने सांस्कृतिक उनकी जो उनका जो जाल है, जो हमको फंसाते हैं, वो अपने सांस्कृतिक भ्रम में फंसाते हैं, और हम उनके आज की डेट में उनके गुलाम बने हुए हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, और तमाम जो हम यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण वक्ता हमारे बीच में हैं, आप सबसे गुजारिश भी करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में होने वाली हैं। और इसी के साथ जय भीम। माननीय विनोद जी, हमारे बीच माननीय तुलसी जी उपस्थित हैं, जो आपके सम्मुख भीम गीत प्रस्तुत करेंगी। माननीय तुलसी जी आइए हम सब भीम गीत का आनंद लें और प्रेरणा लें। चरणों में नमन बंदन करते हुए बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस समाज में जन्मे हमारे सभी बहुजन महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए और
इस क्लस्टर अधिवेशन को विशाल रूप देने वाले मेरे जुझारू व कर्मठ आयोजनकर्ताओं को व विशिष्ट अतिथि शंभू कुमार सर जी को व मुख्य अतिथि माननीय संजय इंगोले सर जी को तहे दिल से मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। इस मंचासीन बाबा साहब के कारवा को निरंतर दशा और दिशा देने वाले बुद्धिजीवियों को मेरा सादर अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं और अग्रजों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और आभार। साथियों, मेरा गीत सुनाने का मकसद गीत सुनाना ही नहीं है, मुझे गीत गाना आता भी नहीं है, लेकिन मैं बाबा साहब के संघर्ष और त्याग और बलिदान को मैं अपनी माताओं और बहनों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गीत शुरू करती हूँ। बाबा साहब तुम्हारी मेहनत, बाबा साहब तुम्हारी मेहनत दिन पे दिन रंग लाने लगी है, दिन पे दिन रंग लाने लगी है। देश ही अब नहीं सारी दुनिया, देश ही अब नहीं सारी दुनिया तुमको दिल में बसाने लगी है। बाबा साहब तुम्हारी मेहनत, बाबा साहब तुम्हारा संघर्ष दिन पे दिन रंग लाने लगा है। काम ऐसा ही तुम कर गए हो, काम ऐसा ही तुम कर गए हो, जान मुर्दों में भी भर गए हो, जानवर में जान मुर्दों में भी भर गए हो। जानवर जैसी थी जो भी कौमें, जानवर जैसी थी जो भी कौमें खुद को इंसान बताने लगी हैं। बाबा साहब तुम्हारा संघर्ष दिन पे दिन रंग लाने लगा है। देश ही अब नहीं सारी दुनिया, देश ही अब नहीं सारी दुनिया तुमको दिल में बसाने लगी है, तुमको दिल में बसाने लगी है। वक्त बदला न बदला जमाना, वक्त बदला न बदला जमाना, आज भी है हम उनका निशाना, आज भी है हम उनका निशाना। जो कलम दे गए हो हमें तुम, जो कलम दे गए हो हमें तुम, काम हर वक्त आने लगी है। बाबा साहब तुम्हारी तपस्या, बाबा साहब तुम्हारा संघर्ष दिन पे दिन रंग लाने लगा है। जब तुम बचपन में पढ़ने गए थे, जब तुम बचपन में पढ़ने गए थे, घूंट नफरत की ढेरों पिए थे, घूंट नफरत की ढेरों पिए थे। आँख से जो गिरे तुम्हारे आंसू, आँख से जो गिरे तुम्हारे आंसू, ज्ञान की लौ जगाने लगी हैं। बाबा साहब तुम्हारी मेहनत दिन पे दिन रंग लाने लगी हैं। आज देश ही अब नहीं सुन दुनिया, देश ही अब नहीं सारी दुनिया तुमको दिल में बसाने लगी हैं, तुमको दिल में बसाने लगी है। शिक्षा संघर्ष और भाईचारा, शिक्षा संघर्ष और भाईचारा तुम्हारे जीवन कथा यही नारा, तुम्हारे जीवन
कथाएं ही नारा, तुम्हारी क्षमता की ज्योति जगमगा कर, तुम्हारी क्षमता की ज्योति जगमगा कर नया भारत बनाने लगी है बाबा साहब तुम्हारी मेहनत, बाबा साहब तुम्हारी मेहनत दिन पे दिन रंग लाने लगी है बाबा साहब तुम्हारा संघर्ष दिन पे दिन रंग लाने लगा है। देश ही अब नहीं सारी दुनिया, देश ही अब नहीं सारी दुनिया तुमको दिल में बसाने लगी हैं, तुमको दिल में बसाने लगी हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद समय देने। प्रतिष्ठित पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जिनका समाज के प्रति गहन चिंतन अध्ययन है, अपने प्रबोधनों से समाज को जागरूक करते रहते हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर शिव प्रसाद जी को मैं अपने प्रबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर शिव प्रसाद जी। मंच पर बैठे हुए आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अध्यक्षता कर रहे इंगोले जी, डॉक्टर इंगोले, और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्य और मेरे सामने इस सभागार में बैठे हुए सभी जागरूक बंधुओं, भाइयों और बहनों। देखिए, जैसा कि अभी बार बार अनाउंस किया जा रहा था कि जो टॉपिक दिया गया है, 2 कंस्ट्रेंट है, एक टॉपिक दिया गया है, उसी टॉपिक पर रेस्ट्रिक्ट करना है और 5 मिनट के आसपास आपको बोलना है। तो मैं सीधे, देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इसका संविधान का ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी पंतनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए MBSc PhD ये सब पढ़ाते हुए 37 ईयर पूरा हो चुका है। तो मैं अपने 5 मिनट में 1-2 चीज़ें बात आपके सामने रखूँगा। यदि आपको अच्छी लगती हैं तो उसमें अमल करिएगा और नहीं अच्छी लगेंगी तो मुझ पे डाल दीजिएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक दिया गया है कि संविधान की कैसे रक्षा और सुरक्षा और उसका संवर्धन कैसे हो सकता है, तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था, क्योंकि ये डॉक्टर सचिन कुमार जो आपके प्रांतीय अध्यक्ष हैं, यही मुझको पकड़ के ले आए और उन्होंने जब टॉपिक बताया रास्ते में, तो मैंने कहा मैं संविधान की तो ABCD नहीं जानता, मैं तो दूसरी साइंस का ज्ञाता हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें भरोसा है आप उस पर बोलेंगे, तो मैं उसी वजह से यहाँ पर पहुँच गया। तो आप सुन लीजिए मेरी व्यथा भी। देखिए, यदि ये 3 शब्द आप देख लीजिए जो लिखे हैं, मैंने भी आकर के यहीं पढ़े हैं इसको, इन तीनों शब्दों को आप गहन रूप से ध्यान दें तो संविधान की सुरक्षा, संवर्धन या इसका सम्मान, मेरे नॉलेज के हिसाब से 2 औजार हैं इसके, जिसका इस्तेमाल करके आप ये तीनों चीज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से 2 ऐसे टूल हैं, औजार जिनको कहते हैं, जिनसे तीनों चीज़ें पूरी हो सकती हैं। जिसमें अभी देखिए चीफ गेस्ट ने और भी जो प्रीवियस स्पीकर हैं, इन्होंने उस पर काफ़ी प्रकाश डाला है, जिसमें मैं बहुत ही सूक्ष्म समय में, पहला है जो औजार है जो तीनों चीज़ों को एड्रेस करेगा, वो लेवल ऑफ एजुकेशन। मैं उस लेवल ऑफ एजुकेशन पे ज़रूर 2 मिनट बोलना चाहूँगा। दूसरा, उससे भी पोटेंट आपका औजार है, दैट इज़ वोटिंग राइट, जो आपको वोटिंग राइट मिला हुआ है।
मैं बस आपको 3-4 मिनट में ही आपको बताता हूँ। देखिए, अभी जो हम डेटा पढ़ते होंगे, सभी लोग यहाँ पढ़े लिखे हुए हैं। जब डेटा देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ पहले टॉपिक की, तो यदि हम पूरे देश का देख लें तो उसमें ज़्यादातर हर जगह हाईलाइट किया जाता है, मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया या बाकी भाषणों में हाईलाइट किया जाता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट आप समझते होंगे कि द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट ए सिंपल सेंटेंस, कि बहुत ही सिंपल जो सेंटेंस है उनको वो पढ़ सके या लिख सके, उनको लिटरेट कहते हैं। वो लिटरेसी रेट हमारे देश में बड़े तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये खुश होने के लिए तो अच्छा है कि लिटरेसी रेट बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो कितना हो गया है, देखिए हमारे देश का लिटरेसी रेट बताया जाता है 77.7%। इतने लोग साक्षर हो गए हैं, और उस 77 को यदि बाइफरकेट करके नीचे आए जिससे हम लोग संबंधित हैं, तो उसमें लिटरेसी रेट 94.6% है अपर कास्ट का, 76% है ओबीसी का, 72% है एसटी का, 66% है एससी का। एससी लास्ट में है लिटरेसी रेट में। तो सुनिए, अब इसमें मैंने क्या कहा कि इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल लिटरेसी रेट जो मैंने बताया है उससे सोशल चेंज नहीं आने वाला है। मैं उसको प्रूव भी करूँगा, उससे सोशल चेंज नहीं होने वाला, हमारी सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। चेंज क्या आएगा, किससे? यदि आप ये ठान ले कि हम कम रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करते हुए हायर एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लें, तो मेरी समझ से इसमें काफ़ी चेंजेज आ सकते हैं। उसको मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ कि हमारे देश में स्थिति क्या है। हमारा जो एडमिशन इस समय हो रहा है पूरे कंट्री में, इसमें 43.3 मिलियन हायर एजुकेशन में लोग रजिस्टर्ड हैं। अब वो 43 मिलियन को हम बाइफरकेट नीचे करें तो उसमें जो ओबीसी का शेयर है वो है 35%, एससी का है 12.7%, एसटी का है 0.5%। 0.5 वो क्या है कि जो ग्रेजुएट में 80% पॉपुलेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट में 11.8% है, और पीएचडी लेवल में 0.5 है पूरे पॉपुलेशन का। तो आप एससी एसटी ओबीसी का तो कोई उसमें 0.000% में नहीं आता, यदि टोटल पॉपुलेशन को आप कैलकुलेट करते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि कम आप जहाँ भी कमाते हैं, जो भी काम करते हैं, यदि आप सक्षम हैं किसी तरह से, अभी एक स्पीकर ने कहा था कि देखिए यहाँ क्या ज़रूरत है कि यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं ग्राउंड में, तो कुछ ऐसा कोर्स जैसे बामसेप या और भी तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू कोई ऐसा फंड जनरेट कर लें जिसमें जो मेरिटोरियस हायर एजुकेशन में जाते हैं, वो मैं पंतनगर में पिछले 37 साल से देख रहा हूँ। हमारी भी एक लिमिटेशन है कि हम 1 बच्चे 2 बच्चे को केवल मदद कर पाते हैं, मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन लार्ज स्केल पे तो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ थोड़ा सा उसमें कोर्स बना करके उनको मेधावी जो छात्र जिनको बोलते हैं वो उसको वहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने दावे से कह सकता हूँ कि देखिए हमारे देश में, या जैसे अभी हिस्ट्री बताई जा रही थी, कमांडिंग पोजीशन किसकी रही? जिसने आज से 2500 साल पहले से एजुकेशन को एज ए टूल सोशल चेंज के लिए इस्तेमाल कर लिया। हम आज हायर एजुकेशन में 0.5 से नीचे हैं, 0.5% टोटल पॉपुलेशन में उससे नीचे हैं। तो मैं देखता हूँ, देखिए मैं अफ्रीका के भी 59 देशों में रहा और अमेरिका में भी रहा, मैं करीब 100 देशों का भ्रमण कर चुका हूँ। तो मैं इस कंक्लूजन में पहुँचा हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ही भेजा था, मेरिट के हिसाब से कहिए जो भी है, तो इनका भ्रमण करने के बाद यही कंक्लूजन निकलता है कि सबसे पोटेंट टूल ऑफ सोशल चेंज, जो सोशल चेंज ला सकता है, ये केवल भारत के लिए नहीं, उत्तराखंड के लिए नहीं,
ये सारे दुनिया में इसी टूल का इस्तेमाल हुआ है। जिसने इसको पहले अडॉप्ट किया है या हायर एजुकेशन में गया है, वही कमांडिंग पोजीशन में आज भी राज कर रहा है, 2500 साल पहले से आज भी। तो मैं कहता हूँ कि आपको कमांडिंग पोजीशन तब मिलेगी क्योंकि जितने भी कमांडिंग पोजीशन है सब में हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसकी प्रीलिम रिक्वायरमेंट है। यदि आप उसमें नहीं जाते हैं तो अपना जीवन यापन करने के लिए तो आप कर सकते हैं, छोटा मोटा काम या मिडिल क्लास की नौकरी या लोअर क्लास की नौकरी, ये तो सब एंट्री हो रही है। जो अभी बताया गया इसमें तो एंट्री है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन और कुछ उसका टैलेंट। लेकिन आप समझें कि हम इस टूल को इस्तेमाल करके हम कमांडिंग पोजीशन में पहुंच जाएंगे तो केवल रिजर्वेशन से नहीं पहुंचेंगे। तो मैं कहता हूं, मेरा कहने का यहाँ मतलब है कि आप हायर एजुकेशन को भी टूल बना लीजिए और जितना संभव है, क्योंकि देखिए यदि और बाकी मीडियम आप इस्तेमाल करते हैं सोशल चेंज होगा लेकिन समय बहुत लगेगा, समय बहुत लगेगा। यदि आप इस टूल का भी साथ में समागम कर लेते हैं, यदि सक्षम है, तो ये जो सोशल चेंज है फास्ट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि देख ली अपने देश का ही एक नज़ारा आप देख लीजिए चारों तरफ दौड़ा करके। यदि नॉर्थ में आप बात करते हैं जहाँ बैठे हैं उत्तराखंड की एजुकेशन है 87.8% ओवरऑल। ये बहुत अच्छा सिग्नल है। उत्तराखंड उसमें नॉर्थ में टॉप पे आता है। यदि डीप साउथ में चले जाते हैं तो केरला 98%, जो लेटेस्ट 24 का है 98% है वहाँ की एजुकेशन। और नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाते हैं तो 2 स्टेट मिजोरम और त्रिपुरा बिकॉज ऑफ एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन सबसे ज़्यादा है त्रिपुरा और मिजोरम में सबसे ज़्यादा SC ST हायर एजुकेशन में है। और इधर वेस्ट में चले जाएं तो केवल गोवा है। गोवा बहुत छोटा है, पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पर भी SC ST एंड OBC की इसकी पॉपुलेशन कम है लेकिन हायर एजुकेशन में परसेंटेज ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप फास्टेस्ट सोशल चेंज चाहते हैं तो जितना मेरे और पहले स्पीकर्स थे उनमें अमल करें, लेकिन मैं ये ज़रूर एम्फेसाइज करूँगा कि आप इस पे मनन करें और जहाँ से भी रिसोर्स जनरेट हो हायर एजुकेशन को आप पकड़ें जिससे कमांडिंग पोजीशन में जाने में आपको सहूलियत हो। नंबर 2, दूसरा टूल मैंने ये बताया था, दूसरा टूल अब ये मैं बताने जा रहा हूँ कि वो है दैट इज़ वोटिंग राइट। देखिए सोशल मीडिया का, जैसे आपके मैं चीफ गेस्ट बता रहे थे कि आजकल युद्ध जो है ऐसा नहीं कि कोई हथियार से लड़ेगा, मारेगा, आपको गिराएगा या कुछ भी करेगा। ये युद्ध चल रहा है सोशल मीडिया में। तो आप सोशल मीडिया में कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, निगेटिव चीज़ के लिए तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस होने में आपको बहुत लंबा समय लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आप मनन नहीं करते। वहाँ पर चिल्लाया गया कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आपने कहा कि कैसे 400 पार होगा? कमल में लगाने से। आपने लगा के चले आए। यहाँ भाषण कुछ दे गए, वहाँ लगा के चले आए। सोशल चेंज आप नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप वोटिंग राइट का जुडिशियस इस्तेमाल करिए, प्रयोग, वो सबसे शार्पेस्ट वेपन है सोशल चेंज का। तो मैं केवल चूँकि समय कम है 2 ही औजार की बात करता हूँ, कभी और मौका मिलेगा तो 2-3 औजार और बता दूँगा। थैंक यू।